हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की भूगोल की बुक से इकाई 2 की चैप्टर 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। पिछले क्लास में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स को मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप चाहें तो आप अपने बुक में भी हाईलाइट कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस तरह से हुई है, पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ है और पृथ्वी का विकास कैसे हुआ है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि तारे किस तरह से बने, सूर्य किस तरह से बने हैं, ग्रह किस तरह से बने हैं, गैलेक्सीज क्या होती हैं। ये सारी बातें इस चैप्टर में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस तरह से हुई थी और सबसे पहले जो सिद्धांत दी गई थी कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, पृथ्वी का जन्म कैसा हुआ था, ये जो शुरुआती सिद्धांत थे, शुरुआती जो मत थे, जो विचार थे, उसके बारे में हम जानेंगे। पृथ्वी की जो उत्पत्ति है उसके बारे में अलग अलग दार्शनिकों ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने बहुत सारी परिकल्पनाएं की हैं, बहुत सारे इमेजिनेशन उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, उन्होंने अपने विचार बताए हैं। और उन सभी दार्शनिकों और वैज्ञानिकों में सबसे पहले शुरू में जो विचार दिया गया था, किसके जरिए दिया गया था? जर्मन दार्शनिक के जरिए, इमैनुएल कांट जिनका नाम था, और उनका जो विचार था वो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में था और वो विचार बहुत ही लोकप्रिय हुआ। अब उनके विचार में संशोधन किया गया, कुछ फेरबदल किया गया। किसके जरिए किया गया? 1796 ईस्वी में गणितज्ञ थे, यानी मैथमेटिशियन थे लाप्लेस जिनका नाम था। उन्होंने दार्शनिक इमैनुएल कांट ने जो विचार दिया था, उनके विचार में कुछ फेरबदल किया, कुछ संशोधन किया और फिर उन्होंने जो परिकल्पना प्रस्तुत की, उस परिकल्पना का नाम उन्होंने दिया नीहारिका परिकल्पना। अब ये जो नीहारिका परिकल्पना थी, इस परिकल्पना के अनुसार जो ग्रह थे, उन ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल, यानी कि सभी पदार्थ आपस में मिले हुए थे और बादल उन्होंने बनाया था। पदार्थों के मिलने से ही बादल बने हुए थे और ये बादल धीमी गति से घूम रहे थे। इन्हीं से ग्रहों का निर्माण हुआ और ये जो पदार्थ के बादल थे वो सूर्य की युवा अवस्था से ही जुड़े हुए थे। अब ये जो नीहारिका परिकल्पना थी, जिसे किसने दिया था? जिसे गणितज्ञ लाप्लेस ने दिया था। उनके इस परिकल्पना में दोबारा से संशोधन किया गया। किसके जरिए किया गया? 1950 ईस्वी में रूस के ऑटो श्मिट और जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर के द्वारा कुछ फेरबदल किया गया, कुछ संशोधन किया गया और उन्होंने अपने विचार में ये कहा कि जो सूर्य है वो एक सौर नीहारिका से घिरा हुआ था। और ये सौर नीहारिका क्या है? सौर नीहारिका पदार्थों का बादल है जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों की बनी थी। और ये जो कण थे वो आपस में घर्षण कर रहे थे, आपस में टकरा रहे थे। इसकी वजह से एक चपटी तस्तरी के शेप के बादल का निर्माण हुआ। चपटी तस्तरी के शेप के बादल का निर्माण कैसे हुआ था? धूल कणों के आपस में घर्षण करने से और टकराने से। और इसके बाद अभिवृद्धि प्रक्रम के जरिए ग्रहों का निर्माण हुआ। अभिवृद्धि प्रक्रम का मतलब होता है एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ मिल जाना, चिपक जाना या फिर एक हो जाना। जो पदार्थ थे वो आपस में मिलने लगे थे, आपस में चिपकने लगे थे। इस वजह से आपस में जो पदार्थ थे उनके मिलने से ग्रहों का निर्माण हुआ। अंततोगत्वा वैज्ञानिकों ने पृथ्वी और दूसरे ग्रहों की नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी इसके बारे में जानने की वो कोशिश करने लगे। यानी कि जितने भी वैज्ञानिक थे वो ये जानने की कोशिश करने लगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, दूसरे ग्रह कैसे बने हैं, पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, यानी कि ये जो हमारा यूनिवर्स है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। सबसे पहले हम यहाँ आधुनिक सिद्धांत के बारे में जानेंगे। आधुनिक सिद्धांत यानी कि आज के जो मॉडर्न थ्योरीज हैं उसके बारे में जानेंगे। चूँकि 1900 के बाद ही ये सिद्धांत दी गई थी, इसीलिए इसे आधुनिक सिद्धांत कहा जाता है। और इस सिद्धांत का नाम क्या है? बिग बैंग सिद्धांत। आज के मॉडर्न ज़माने में, आज के मॉडर्न समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में एक सिद्धांत दी गई जिसका नाम था बिग बैंग सिद्धांत। और ये सभी ने
माना था, क्योंकि ये सर्वमान्य था, इसलिए सभी वैज्ञानिकों ने इसे अपना आधार माना। और इसे विस्तरित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो बिग बैंग सिद्धांत दिया गया था उसमें ब्रह्मांड किस तरह से बनी है उसके बारे में विस्तार से बताया गया था, विस्तार से उसकी परिकल्पना की गई थी। इसीलिए बिग बैंग सिद्धांत को विस्तरित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। 1920 ईस्वी में एडविन हब्बल ने प्रूफ दिया था कि जो ब्रह्मांड है, हमारा जो यूनिवर्स है, वो उसमें लगातार विस्तार हो रहा है और समय बीतने के साथ साथ जो आकाशगंगाएं हैं वो एक दूसरे से दूर हो रही हैं। आकाशगंगाएं क्या होती हैं? आकाशगंगा में बहुत सारे तारे होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं। तारे को ही सूर्य कहा जाता है क्योंकि सूर्य भी एक तारा है और जो तारे हैं वो बहुत दूर है, चूँकि वो भी सूर्य हैं, वो बहुत दूर हैं, इस वजह से हमें टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। और गैलेक्सी में बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं और इस तरह से बहुत सारे गैलेक्सीज भी हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक गैलेक्सी में बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारे ग्रह हैं, तो इस तरह से बहुत सारे गैलेक्सीज हैं, तो उसमें कितने तारे होंगे। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक आकाशगंगा दूसरी आकाशगंगा से समय के साथ साथ दूर होती जा रही है और हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड होता जा रहा है, यानी कि वो विस्तार वो उसमें वृद्धि हो रही है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार किस तरह से हुआ था। तो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ है। अब हम अवस्था पढ़ने से पहले यहाँ पर हम चित्र को समझ लेते हैं। ये जो बिंदु आपको नज़र आ रहा है ये एक एकाकी परमाणु को दर्शाया गया है और इसमें ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने के बाद ये जो इसमें जो पदार्थ थी वो दूर होती गई और पदार्थ आपस में मिलने शुरू हो गए, ग्रह बनने शुरू हो गए और वो ग्रह एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे और एक एरिया में बहुत सारे ग्रह हुए, बहुत सारे तारे हुए और वो किसका निर्माण उसने किया? गैलेक्सीज़ का फिर निर्माण हुआ। इस तरह से बहुत सारे गैलेक्सीज़ बने। अब ये जो गैलेक्सी थे ये वक्त के साथ साथ दूर होते चले गए। तो इस तरह से देख सकते हैं कि पहले गैलेक्सी बनी लेकिन वो पास पास थी, फिर थोड़ी दूर हो गई, फिर इसके बाद ये और दूर हो गई, यानी कि अभी भी जो ब्रह्मांड है उसका विस्तार हो रहा है। अब हम लोग इसकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। शुरू में वो सभी पदार्थ जो जिनसे ब्रह्मांड बना है, हमारा पूरा यूनिवर्स जिस पदार्थ से बना है वो एक छोटे गोलक के रूप में था, एक एकाकी परमाणु के रूप में था और एक ही जगह था। इसका जो आयतन था वो बहुत छोटा था और लेकिन इसका जो टेम्परेचर था और घनत्व था वो अनंत था, यानी कि उसका कोई अंत नहीं था। बिग बैंग के प्रोसेस में ये जो छोटा गोलक था जिसे एकाकी परमाणु कहा गया है, इसमें बहुत ही भयानक विस्फोट होता है, ब्लास्ट होता है और इस प्रकार की विस्फोट से वृहद विस्तार हुआ, यानी कि जो गोलक था उसमें जो पदार्थ थे वो छिटक कर दूर दूर हो गए। वैज्ञानिकों का ये यकीन है कि जो बिग बैंग की घटना है वो आज से 13.7 अरब साल पहले हुई थी। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। कैसे जारी है? क्योंकि जो गैलेक्सीज़ हैं वो एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। विस्तार के वजह से कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई, यानी कि जब ब्लास्ट हुआ तो पदार्थ दूर दूर छिटक गए और विस्तार होना शुरू हुआ। विस्तार की वजह से जो कुछ पदार्थ वो ऊर्जा में बदल जाते हैं। विस्फोट के बाद 1 सेकंड के कम समय के अंदर ही वृहद विस्तार हुआ। आप जानते हैं कि कभी भी अगर किसी चीज़ में ब्लास्ट होता है तो वो बहुत ही कम समय में अचानक से ब्लास्ट होता है और उसके अंदर के जो पदार्थ हैं वो दूर दूर छिटक जाते हैं। इसी तरह से छोटे गोलक यानी एकाकी परमाणु में भी विस्फोट हुआ और इसकी जो पदार्थ थे वो दूर दूर छिटक गए और कुछ पदार्थ ऊर्जा में बदल गए। विस्फोट के बाद 1 सेकंड के कम समय के अंदर ही बहुत बड़ा विस्तार हुआ।
इसके बाद जो विस्तार थी उसकी गति धीमी पड़ गई। बिग बैंग के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ, यानी कि जब बिग बैंग का जो प्रोसेस था उससे 3 मिनट पहले एकाकी परमाणु का निर्माण हुआ था। यानी ब्लास्ट होने से 3 मिनट पहले एकाकी परमाणु का निर्माण हुआ था और निर्माण होने के 3 मिनट के बाद इसमें ब्लास्ट हुआ और जो पदार्थ हैं वो छिटक गई और कुछ पदार्थ ऊर्जा में बदल गए। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान टेम्परेचर 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया और परमाणुीय पदार्थ का निर्माण हुआ, यानी कि ऐसे पदार्थ जो परमाणु से बने थे। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड पारदर्शी क्यों हो गया? क्योंकि जो गैलेक्सी का निर्माण हुआ था, गैलेक्सी आपस में जो आकाशगंगा थी वो आपस में दूर दूर होने लगे थे, इसीलिए लिखा है कि जो ब्रह्मांड था वो पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड के विस्तार का मतलब ये है कि जो गैलेक्सीज थे, जो आकाशगंगा थी, उनके बीच में दूरी का विस्तार होने लगा। हॉयल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से प्रस्तुत किया। ये जो संकल्पना थी उसके अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है। हालांकि ब्रह्मांड के विस्तार से जुड़े हुए अनेक प्रमाण मिले हैं, अनेक प्रूफ मिले हैं। ये प्रूफ ये बताते हैं कि जो ब्रह्मांड है उसका विस्तार अभी भी हो रहा है और इस तरह के प्रमाण के मिलने पर ही जो वैज्ञानिक समुदाय हैं अब ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के ही पक्षधर हैं। यानी कि वैज्ञानिक अब किस सिद्धांत को मानते हैं? अब वैज्ञानिक ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत को ही मानते हैं। और ये ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत किसने दिया था? ये ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत दिया था एडविन हब्बल ने। आगे हम पढ़ेंगे कि तारों का निर्माण किस तरह से हुआ। तारों का निर्माण किस तरह से हुआ है इसे अच्छी तरह से हम समझेंगे। शुरू में जो ब्रह्मांड थी उसमें एनर्जी यानी कि ऊर्जा और पदार्थ का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं था, समान नहीं था। घनत्व में शुरुआत में भिन्नता थी और इस भिन्नता की वजह से गुरुत्वाकर्षण बल में भिन्नता आई और इसकी वजह से जो पदार्थ थे उनका एकत्रण हुआ। यानी कि जो बड़े पदार्थ थे उनमें गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा थी, जो छोटे पदार्थ थे उनमें गुरुत्वाकर्षण इस पदार्थ के मुकाबले कम थी। इसलिए ये जो बड़े पदार्थ हैं इस छोटे पदार्थ को अपनी ओर खींच लेते थे और इस तरह से जब ये छोटे छोटे पदार्थ जब इस बड़े पदार्थ में मिलने शुरू हो गए तो बहुत बड़े बड़े जो पदार्थ हैं वो बनने लगे। एक आकाशगंगा, और जब ये पदार्थ एकत्र होने लगे तो ये सारे पदार्थ एकत्र होकर आकाशगंगाओं के विकास का आधार बना। अब ऐसा नहीं है कि एक ही बड़ा पदार्थ सबको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था, बल्कि दूसरे बड़े पदार्थ भी अपने सामने के दूसरे पदार्थ को अट्रैक्ट कर रहे थे। इस तरह से कई बड़े बड़े पदार्थ बने। अब ये जो बड़े बड़े पदार्थ थे आपस में मिलकर ये क्या इन्होंने बनाया? आकाश गंगा बनाया। कि जो आकाश गंगा है उसमें बहुत सारे तारों का समूह है। आकाश गंगा का विस्तार इतना ज़्यादा होता है कि उनकी जो दूरी है वो 1000 प्रकाश वर्षों में मापा जाता है। 1000 प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश वर्ष वक्त का नहीं बल्कि दूरी का मेजरमेंट होता है, दूरी का माप होता है। प्रकाश की जो गति होती है वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर होती है और 1 साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह 1 प्रकाश वर्ष होगा। और ये कितने किलोमीटर के बराबर होगा? ये 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर है। पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है। अगर इस दूरी को हम प्रकाश वर्ष में देखें तो ये प्रकाश वर्ष का केवल 8.311 है। एक अकेली आकाशगंगा गैलेक्सी की व्यास की बात करें तो एक अकेली आकाशगंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। व्यास क्या होता है? आपने पढ़ा है कि जो सर्कल है उसके बीच अगर हम एक लाइन खींचें तो वो क्या होता है? सर्कल का व्यास कहलाता है।
अब बात करते हैं कि आकाशगंगा का निर्माण कैसे हुआ। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से होती है। हाइड्रोजन गैस आपस में मिलने शुरू हो जाते हैं और एक विशाल बादल बनता है, और इस विशाल बादल को निहारिका यानी कि नेबुला कहा गया। और ये जो निहारिका थी वो धीरे धीरे बड़ी होती गई, उसमें गैस के झुंड विकसित होते गए, और ये जो झुंड थे वो बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बन गए, और यही जो गैसीय पिंड थे इसी से तारों का निर्माण शुरू हुआ। ऐसा यकीन किया जाता है कि जो तारों का निर्माण है लगभग 5 से 6 अरब साल पहले हुआ। तारे किस तरह से बने इसे हम यहाँ देखेंगे। तारे जो है वो निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड हैं। हम जानते हैं कि तारे क्या है, गैसों के एक झुंड है। सूर्य भी क्या है, गैसों का गोला है। तो तारे भी क्या है, तारे भी सूर्य है। तो तारे जो है वो गैसों का एक झुंड है, और ये किसके अंदर है, वो निहारिका के अंदर है। निहारिका किसे कहते हैं, हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल को कहते हैं। अब ये जो तारे हैं जो गुंथित झुंड के रूप में है, यानी कि गैस के एक जमे हुए झुंड के रूप में है, इन गैसों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से गैसीय बादल में क्रोड का निर्माण हुआ, और इस गैसीय क्रोड के चारों तरफ गैस व धूल कणों की घूमती हुई तस्तरी विकसित हुई। इसके बाद जो गैसीय बादल थे उनका जमा होना शुरू हुआ, और क्रोड को ढकने वाला जो पदार्थ था वो छोटे गोले के रूप में विकसित हुआ। ये छोटे छोटे जो गोले थे वो उनमें संसंजन यानी कि अणुओं में, उनके अणुओं में पारस्परिक आकर्षण हुआ, और इसकी वजह से ग्रहाणु बने, और फिर ग्रहाणुओं के जमा होने से बड़े बड़े पिंड बनने शुरू हो गए। और ये पिंड कैसे बने, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये आपस में जुड़ गए थे। जो छोटे पिंड हैं उनकी अधिक संख्या ही ग्रहाणु है, और लास्ट में ये जो छोटे छोटे ग्रहाणु हैं वो जमा होकर बड़े पिंड बन जाते हैं जो ग्रह के रूप में बने। यानी कि यहाँ लिखा है जो तारे हैं वो क्या है, वो गैस के गुंथित झुंड हैं, और ये किसके अंदर है, ये निहारिका के अंदर है, यानी कि ये हाइड्रोजन गैस के बने विशाल बादल के अंदर है। अब ये जो गुंथित झुंड है इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हुआ। गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से इनमें क्रोड का निर्माण हुआ, और जब क्रोड का निर्माण हुआ तो जो गैस है और धूल कण है इसके चारों ओर घूमने लगी, और इस क्रोड को ढककर ये चारों ओर घूमने लगी। अब ये जो धूल कण थे इनमें भी गुरुत्वाकर्षण बल हुआ, और ये धूल कण आपस में मिलना शुरू हो गए। जब आपस में मिलना शुरू हो गए तो छोटे छोटे गोले के रूप में बदल गए। अब ये जो छोटे छोटे गोले हैं वो ग्रहाणु कहलाए, और फिर ये छोटे छोटे गोले आपस में मिलकर एक बड़े पिंड के रूप में बदल गए, और ये बड़ा पिंड ही क्या है, ये बड़ा पिंड ही ग्रह है। और ये जो क्रोड है वो क्या बना, वो तारा बना, और इसी के चारों ओर जो ग्रह बने वो घूमने लगे, और इस तरह से ये जो क्या है, ये गैलेक्सी बना, और ये ग्रह बने, और ये क्या है बने, ये क्रोड यानी कि ये तारे बने। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी का उद्भव, यानी कि पृथ्वी का उद्भव किस तरह से हुआ, ग्रह कैसे बनते हैं ये हमने जान लिया, लेकिन पृथ्वी में जो लाइफ है वो किस तरह से डेवलप हुई इसके बारे में पढ़ेंगे। शुरू शुरू में जो पृथ्वी थी वो चट्टानी थी, गर्म थी और वीरान ग्रह थी, और इसका जो वायुमंडल था वो विरल था। विरल का उल्टा होता है सघन। सघन मीन्स होता है घना होना, और विरल का मतलब होता है जो घना ना हो। और पृथ्वी की जो वायुमंडल थी वो घनी नहीं थी, और ये जो वायुमंडल थी वो हाइड्रोजन और हीलियम से बना था। और आज की पृथ्वी का जो वायुमंडल है पहले के वायुमंडल आज के वायुमंडल से बिल्कुल अलग था, और कुछ ऐसी घटनाएं और क्रियाएं ज़रूर हुई होंगी जिसकी वजह से जो चट्टानी और वीरान और गर्म पृथ्वी थी ऐसे सुंदर ग्रह में बदल गई जहां बहुत सा पानी और जीवन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ। पृथ्वी की जो संरचना है वो परतदार है। जिस तरह से प्याज में परत पाई जाती है उसी तरह से पृथ्वी की संरचना भी कैसी है, परतदार है।
वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी की क्रोड तक जितने भी पदार्थ हैं वो एक समान नहीं हैं। ये पृथ्वी है और पृथ्वी के बीच में क्या है? पृथ्वी के बीच में क्रोड है। और जो पृथ्वी है इसके बाहरी सरफेस से लेकर इसके क्रोड तक में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं वो इक्वल नहीं है, वो अलग अलग हैं। वायुमंडलीय पदार्थ का जो घनत्व है वो सबसे कम है। पृथ्वी के सरफेस से इसके भीतरी भाग तक अनेक मंडल हैं और हर एक भाग के पदार्थ की अलग अलग विशेषताएं हैं। ये जो पृथ्वी है इसके अंदर बहुत सारे लेयर्स हैं, इस तरह से लेयर्स हैं और हर लेयर में जो पदार्थ पाए जाते हैं उनकी विशेषताएं अलग अलग होती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्थल मंडल का विकास। स्थल मंडल मीन्स जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, पृथ्वी के ऊपर रहते हैं और हम ज़मीन पर रहते हैं और इसे क्या कहते हैं? स्थल मंडल। जो ग्रहाणु हैं यानी कि ग्रहों के जो अणु हैं और दूसरे खगोल पिंड हैं वो ज़्यादातर एक जैसे ही घने और हल्के पदार्थों के मिलने से बने हैं। उल्काओं के अध्ययन से हमें इस बात का पता चलता है। ग्रहाणु और दूसरे जो खगोल पिंड हैं वो एक जैसे ही घने जो पदार्थ हैं उनसे मिलकर बने हैं। ये हमें किससे पता चलता है? ये हमें उल्काओं के अध्ययन से पता चलता है। बहुत से ग्रहाणु आपस में इकट्ठा हुए और इनके इकट्ठा होने से ग्रह बने। चूँकि पृथ्वी भी एक ग्रह है और पृथ्वी की भी रचना इसी प्रक्रम के अनुरूप हुई है, यानी कि पृथ्वी की रचना में पहले ग्रहाणु इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद पृथ्वी बनी। जब पदार्थ गुरुत्व के वजह से इकट्ठा हो रहा था तो उन इकट्ठा होते हुए पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया और जब उन्होंने प्रभावित किया तो इससे बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होने लगी और ये जो क्रिया थी वो जारी रही और उत्पन्न जो गर्मी थी, उत्पन्न जो ताप था उससे पदार्थ पिघलने और गलने लगा। यानी कि जब पदार्थ में गुरुत्व बल की वजह से ये इकट्ठा हो रहे थे तो जब बहुत सारी पदार्थ आपस में इकट्ठा हो रहे थे तो जो पिंड थे उन्होंने पदार्थ को प्रभावित किया और इससे बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होने लगी और ये जो क्रिया थी वो जारी रही और इसकी वजह से जो ताप थी उत्पन्न होने से पदार्थ पिघलने और गलने लगा। ऐसी पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद हुआ। यानी पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही थी पदार्थ आपस में मिल रहे थे, इकट्ठा हो रहे थे और उनमें जो ऊष्मा है वो पैदा हो रही थी और उसकी वजह से जो पदार्थ थे वो गल रहे थे। ये पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान हो रही थी और उत्पत्ति के तुरंत बाद हुई। और बहुत ज़्यादा ताप की वजह से पृथ्वी के आंशिक रूप से जो पृथ्वी है वो आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई और टेम्परेचर की अधिकता होने की वजह से हल्के और जो भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ थे, घनत्व के अंतर होने की वजह से वो अलग अलग होने शुरू हो गए। यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से जो हल्के पदार्थ थे और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ थे वो अलग अलग होने शुरू हो गए। किस वजह से? घनत्व के अंतर के वजह से वो अलग अलग होने शुरू हो गए। इसी अलगाव से भारी पदार्थ जैसे कि लोहा है वो पृथ्वी के केंद्र में चले गए। यानी कि जो पृथ्वी थी उसके केंद्र में कौन चला गया? लोहा जैसे भारी पदार्थ चले गए क्योंकि उनका घनत्व ज़्यादा था। और हल्के जो पदार्थ थे वो पृथ्वी की सतह के ऊपर या फिर ऊपरी भाग में ही रह गए। वक्त के साथ साथ ये ठंडे हुए, यानी कि जो पदार्थ थे वो ठंडे हुए और ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए और जो पृथ्वी की भूपर्पटी के रूप में विकसित हो गए। यानी कि जो पृथ्वी के ऊपर की जो सरफेस है, कुछ पदार्थ हल्के होकर पृथ्वी के ऊपर ही रह गए और ये ठंडे होकर पृथ्वी की भूपर्पटी के रूप में विकसित हो गए। हल्के और भारी घनत्व वाले पदार्थों के अलग होने की इस प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान बहुत ही भीषण
संघटन की वजह से पृथ्वी का तापमान दोबारा से बढ़ा और फिर ऊर्जा उत्पन्न हुई। यानी कि जो पृथ्वी है उसमें से ही चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। यानी कि जो अर्थ थी वो पहले गर्म थी और उसमें से फिर एक पदार्थ बाहर निकला, यानी कि जो चंद्रमा है वो जो पृथ्वी है उसी का हिस्सा है। चंद्रमा पृथ्वी से ही निकलकर अलग हुई और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। तो जब चंद्रमा की उत्पत्ति हुई उस दौरान पृथ्वी का जो तापमान था वो दोबारा से बढ़ा और फिर ऊर्जा उत्पन्न हुई और ये जो विभेदन था ये विभेदन का दूसरा चरण था। यानी कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस वक्त विभेदन की प्रक्रिया हुई थी, हल्के पदार्थ और भारी पदार्थ अलग हो गए थे। और जब पृथ्वी से चंद्रमा अलग हुई उस वक्त पृथ्वी का जो टेम्परेचर था वो बढ़ा था, उसमें ऊर्जा उत्पन्न हुई थी और फिर इसमें दोबारा से विभेदन प्रक्रिया हुई थी जिससे कि जो हल्के और भारी पदार्थ अलग हुए। विभेदन की इस प्रक्रिया के जरिए पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों में अलग हो गया। जब चंद्रमा पृथ्वी से अलग हुआ था विभेदन प्रक्रिया हुई थी। इस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी का जो पदार्थ था अनेक परतों में अलग हो गया। पृथ्वी के धरातल से क्रोड तक कई परतें पाई जाती हैं। जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी के धरातल से क्रोड तक बहुत सारी परतें पाई जाती हैं। ये जो पहला परत है उसे परपटी कहा जाता है, नेक्स्ट को कहा जाता है प्रवार और इसके बाद के परत को कहा जाता है बाह्य क्रोड और सबसे अंदरूनी परत को कहा जाता है क्रोड। पृथ्वी के ऊपरी भाग से आंतरिक भाग तक जो पदार्थ घनत्व है वो बढ़ता है। यानी कि पृथ्वी के ऊपर में जो पदार्थ है उसका घनत्व कम है और जैसे जैसे पृथ्वी के अंदरूनी भाग का पदार्थ होगा उसका पदार्थ का घनत्व ज़्यादा होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल और जलमंडल का विकास कैसे हुआ। पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में यानी कि आज की जो हमारी पृथ्वी का वायुमंडल है उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रमुख कंट्रीब्यूशन है, प्रमुख योगदान है। आज की जो वायुमंडल है उसके विकास की 3 अवस्थाएं हैं। इसकी पहली अवस्था क्या है? इसकी पहली अवस्था में आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों की कमी है। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के भीतर से निकली भाप और जल वाष्प ने वायुमंडल के विकास में सहयोग किया। यानी कि दूसरी अवस्था में पृथ्वी चूँकि गर्म थी और पृथ्वी के अंदर से भाप निकलती थी, जल वाष्प निकलते थे और यही भाप और जल वाष्प ने वायुमंडल के विकास में सहयोग किया। अंत में वायुमंडल की संरचना को जैवमंडल के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ने संशोधित किया। यानी कि फिर उसके बाद पौधे बने, पौधे में सूर्य की वजह से प्रकाश संश्लेषण हुआ और फिर ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हुई। इस तरह से वायुमंडल की संरचना हुई। शुरू में वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम बहुत ज़्यादा थी। सौर पवन की वजह से ये पृथ्वी से दूर हो गया। ऐसा सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं हुआ बल्कि जितने भी दूसरे ग्रह थे उन पर भी हुआ। यानी कि जो पार्थिव ग्रह थे सौर पवन के प्रभाव की वजह से आदिकालिक वायुमंडल या तो उनसे दूर हो गया या धकेल दिया गया या समाप्त हो गया। ये वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था थी। पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सारी गैसें और जल वाष्प बाहर निकलने लगे और चूँकि बहुत सारी गैसें निकलने लगी, बहुत सारे जल वाष्प निकलने लगे और इनकी वजह से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ। शुरू में वायुमंडल में जल वाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया की अधिक मात्रा थी और जो स्वतंत्र ऑक्सीजन थी वो बहुत कम थी। ये जो प्रक्रिया थी जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आई थी, इस प्रक्रिया को गैस उत्सर्जन कहा जाता है। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट होने की वजह से वायुमंडल में जल वाष्प और गैस बढ़ने लगी। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट क्यों हो रही थी? क्योंकि पृथ्वी पहले बहुत गर्म थी और पृथ्वी के अंदर से बहुत सारी गैसें बाहर निकल रही थी और जल वाष्प बाहर निकल रहे थे। तो कैसे निकल रहे थे? ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से निकल रहे थे। जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता था तो जो वायुमंडल थी उसमें जल वाष्प की मात्रा बढ़ने लगी, गैस की मात्रा बढ़ने लगी
पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जो जल वाष्प थे वो इकट्ठा होने शुरू हो गए। जो वाटर वेपर था वो इकट्ठा होने शुरू हो गए। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में और अधिक गिरावट आई। चूँकि पृथ्वी जैसे जैसे ठंडी होने लगी, जो वाटर वेपर था, जो जल वाष्प था, वो आपस में इकट्ठा होने लगा और जब इकट्ठा होने लगा तो फिर बारिश होने लगी और फिर बारिश के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड घुलने लगा और जब बारिश के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड घुलने लगा तो तापमान में और ज़्यादा गिरावट आ गई। इसके फलस्वरूप बहुत ज़्यादा संघनन होना शुरू हुआ, यानी कि दोबारा से फिर से वो जल वाष्प आपस में इकट्ठा होने शुरू हो गए और फिर इकट्ठा होने के बाद बारिश होनी शुरू हो गई। हम जानते हैं कि बारिश के मौसम में पहले हल्की सी गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि जो वाटर वेपर है, जो पानी है, वो भाप बनने शुरू हो जाते हैं, फिर इकट्ठा होने लगते हैं, फिर उसके बाद बारिश होने लगती है। इसी तरह से जो जलवाष्प थे उस वक्त आपस में इकट्ठे होने शुरू होने लगे, फिर उसके बाद ये बारिश होनी शुरू हो गई। इसकी वजह से जो तापमान था उसमें और अधिक गिरावट हुई। बारिश होने की वजह से पृथ्वी के धरातल पर वर्षा का पानी गड्ढों में इकट्ठा होने लगा और उन गड्ढों में पानी इकट्ठा होने से महासागर बना। आज जो पृथ्वी पर महासागर उपस्थित हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ सालों के अंतर्गत बने हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि महासागर 400 करोड़ साल पुराने हैं। लगभग 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास आरंभ हुआ। हालांकि लगभग 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया विकसित हुई, यानी कि 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो विकसित हुई, यानी कि पौधे सूरज की रोशनी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने लगे, अपना भोजन खुद बनाने लगे। लंबे समय तक जीवन सिर्फ महासागरों तक सीमित रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गर्मी भी थी, सूर्य का प्रकाश भी था और महासागर से उन्हें पानी भी मिलता था। पौधों को पानी की भी ज़रूरत होती है। इससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया विकसित हुई। जब प्रकाश संश्लेषण हुई तो इस प्रक्रिया के जरिए ऑक्सीजन में बढ़ोतरी हुई, जो महासागरों की देन है। धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ साल पहले पूर्ण रूप से भर गई। पहले ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी, लेकिन जैसे ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। अब हम लोग पढ़ेंगे जीवन की उत्पत्ति किस तरह से हुई। पृथ्वी पर महासागर बन गए थे, पेड़ पौधे की उत्पत्ति हो गई थी, पदार्थ बन गए थे। अब पृथ्वी की उत्पत्ति का जो अंतिम चरण था वो था जीवन की उत्पत्ति और विकास से जुड़ा हुआ। यकीनन जो पृथ्वी का शुरुआती वायुमंडल था वो जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था। आज के जो वैज्ञानिक हैं वो जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया बताते हैं, जिससे पहले जटिल जीव अणु बने और उनका समूहन हुआ। ये ऐसा समूहन था जो अपने आप को दोहराता था, यानी कि जो जैव अणु थे वो अपने आप को दोहराते थे, यानी कि वो दोबारा बनने में सक्षम थे और निर्जीव पदार्थ को जीवित तत्व में परिवर्तित कर सका। कौन परिवर्तित कर सका? जैव यानी कार्बनिक अणु निर्जीव पदार्थ को जीवित तत्व में परिवर्तित कर सका। हमारे ग्रह पर यानी पृथ्वी पर जीवन के चिन्ह अलग अलग समय की चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म के रूप में है। 300 करोड़ साल पहले पुरानी भूगर्भिक शैलों में, यानी कि ज़मीन के अंदर पाए जाने वाली चट्टानों में पाई जाने वाली सूक्ष्मदर्शी संरचना आज की शैवाल की संरचना से मिलती जुलती है। ये कल्पना की जा सकती है कि इससे पहले समय में साधारण संरचना वाली शैवाल रही होगी। ये माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ साल पहले शुरू हुआ। एक कोशीय जीवाणु से आज के मनुष्य तक जीवन के विकास का सार भूवैज्ञानिक काल मापक्रम से प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि ऐसे जीवाणु जो एक कोशिका से बने हैं, उस एक कोशीय जीवाणु से आज के मनुष्य तक जीवन के विकास का जो सार है वो भूवैज्ञानिक काल मापक्रम से प्राप्त किया जा सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।